मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसमें आपका व्यक्तिगत परामर्श चल रहा था और व्यक्तिगत परामर्श के अंदर मैंने इसका अर्थ, परिभाषा और विशेषता आपको बता दी थी। अब मैं आपको बता रही हूँ प्रक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उसकी पूर्व योजना बनाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए इसकी सोपानों की आवश्यकता होती है। और व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है? व्यक्तिगत परामर्श ये होता है कि परामर्शदाता द्वारा जब दाता द्वारा परामर्श प्रार्थी को सहायता प्रदान की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया कहते हैं। मतलब किसी सामने वाले पर्सन को सहायता देना क्या कहलाता है? परामर्श प्रक्रिया कहलाता है। अब जो इसके सोपान है, पहले आप अर्थ लिख लो इसकी। व्यक्तिगत परामर्श में व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही परामर्श की प्रक्रिया मतलब व्यक्ति को प्रदान की गई सहायता, और कौन सी सहायता? जो क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दी जाती है। मतलब जो बच्चों को सहायता दी जाती है वो अगर हम क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे परामर्श की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके सोपानों को श्री कृष्ण, व्यक्तिगत परामर्श के जो सोपान हैं उन्हें प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने प्रस्तुत किया है। तो श्री कृष्ण दुबे के अनुसार, ठीक है, व्यक्तिगत परामर्श के जो सोपान है किसने प्रस्तुत किए हैं? प्रोफेसर श्री कृष्ण दुबे ने। और इनके अनुसार जो पहला नंबर का आता है वो है समस्या का ज्ञान। सबसे पहले व्यक्ति को उसकी समस्या जो होती है, अध्यापक को मतलब परामर्शदाता को उसकी समस्या का अध्ययन करना चाहिए। मतलब सबसे पहले प्रक्रिया में हम समस्या का चयन करते हैं। मतलब जो समस्या है, अब समस्या के लिए किस प्रकार की हमें सहायता देनी है उसका ज्ञान, मतलब एक तरह से वो ज्ञान हम रखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मतलब इसके अंदर सबसे पहले समस्या का अध्ययन किया जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि समस्या किस प्रकार की है। फिर सेकेंड नंबर आता है समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र हम देखते हैं कि जो व्यक्ति का क्षेत्र होता है वो बहुत ज्यादा व्यापक होता है। तो जो समस्या है उसकी किस क्षेत्र से वो संबंधित है, इसकी मतलब इसका अध्ययन किया जाता है कि समस्या का क्षेत्र, बच्चे की समस्या का क्षेत्र किससे संबंधित है। क्योंकि देखा जाता है जो क्षेत्र होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। जैसे गृहस्थ जीवन होता है और चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, बच्चों के मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? जैसे परिवार स्वास्थ्य होता है, गृहस्थ जीवन होता है, परिवार, सामाजिक एवं व्यावसायिक। आदि क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है उसकी समस्या। तो सबसे पहले समस्या किस क्षेत्र से संबंधित है उसका ध्यान रखा जाता है, मतलब उस चीज को कन्वर्ट किया जाता है। समस्या के क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट आता है परामर्श प्रार्थी की योग्यता।
के बाद, समस्या का अध्ययन करने के बाद समस्या के क्षेत्रों का चयन किया जाता है। मतलब समस्या का क्षेत्र निकाला जाता है कि जो समस्या को किस क्षेत्र से संबंधित है, और जब समस्या का क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है, उस निर्धारण के बाद समस्या का विश्लेषण कर दिया जाता है। और समस्या का विश्लेषण, समस्या के क्षेत्र के अंदर ही समस्या का विश्लेषण कर दिया जाता है और परामर्श प्रार्थी की योग्यता निर्धारित की जाती है। और ये योग्यता हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नावली, साक्षात्कार के माध्यम से या फिर विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। और विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, जैसे उनके आईक्यू लेवल के लिए हम किन किन उपकरणों की सहायता से उनके क्या पता लगाते हैं, उनकी योग्यता पता लगाते हैं कि इनका आईक्यू लेवल कितना है। और साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से भी हम इनकी योग्यता का पता लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी योग्यता का पता लगाना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या देते हैं, परामर्श देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर परामर्श प्रार्थी की स्थितियां। स्थितियों का पता लगाकर उसका विश्लेषण किया जाता है। और स्थिति मतलब होता है कि वो किस बच्चों की किस स्थिति, जैसे आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, और इस तरह से मतलब आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मतलब किस प्रकार की स्थिति। तो सब इसके बाद क्या किया जाता है, बच्चों की स्थिति का पता लगाया जाता है। स्थिति का पता लगाने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि बच्चों की जो स्थिति होती है वो ही इस पे मतलब फोकस करती है बच्चों की समस्या, मतलब इस पर ही बच्चों का परामर्श निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र होते हैं कि समस्या किस क्षेत्र से संबंधित, पारिवारिक से संबंधित है। अब परिवार की, उसके परिवार के जीवन में कौन कौन सी स्थितियां आती है, आर्थिक आती है, सामाजिक आती है, ठीक है ना, इस तरह से राजनीतिक है या जो भी है, जैसे समाज से रिलेटेड समस्या, समाज में राजनीतिक स्थिति आ सकती है, तो उस स्थितियों का पता लगा सकते हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर ही क्या किया दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है। फिर आता है उपलब्ध संसाधन। इसके अंदर परामर्शदाता को हम किस उपकरणों की सहायता से परामर्श दिया जाता है। तो हम जब उसकी समस्या निर्धारित करते हैं तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें क्लासरूम के अंदर या उस परामर्श के अंदर बच्चों को जब हम दे रहे हैं परामर्श, तो उसके अंदर हम किस उपकरण को उपयोग में लें जिससे बच्चे उस क्रिया को आसानी से समझ सके। मतलब जो हम गाइडलाइन बच्चों को दे रहे हैं वो उनके दिमाग में अच्छे से आए, इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं। उपलब्ध संसाधनों पर क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर आता है परामर्श प्रदान करना। परामर्श प्रदान करना में होता है कि समस्याओं हेतु सामने वाले पर्सन को क्या दिया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं। उन्होंने किन किन साधनों के माध्यम से, किस में हमें जब परामर्श दिया है तो कौन से साधनों के माध्यम से परामर्श दिया है, वो उसका उद्देश्य निर्धारित हुआ है या नहीं। मतलब उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उद्देश्य, बच्चों का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इसके अंदर बच्चों को सुझाव देते हैं उस समाधान के लिए, समस्या के लिए, उनकी शंकाओं को दूर करते हैं, ठीक है। वो कितना उनके व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें परामर्श प्रदान किया जाता है। मतलब और उसके बाद आता है मूल्यांकन। जो मूल्यांकन किया जाता है वो बच्चों की गतिविधियों के अनुरूप किया जाता है। मतलब किसका मूल्यांकन किया जाता है, गतिविधियों का, कि हमने जो बच्चों को परामर्श दिया वो कितना, किस सीमा तक सफल हुआ है, इसके लिए उस मूल्यांकन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब मूल्यांकन के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों को अपना सकते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया को संपन्न बना सकते हैं। तो ये क्या थे व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया के लिए। सबसे पहले हमें समस्या का अध्ययन करना होता है। समस्या के अध्ययन करने के बाद किस क्षेत्र से संबंधित है समस्या, उस पर विचार किया जाता है और उसके बाद जो प्रार्थी होती है उसकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो परामर्श प्रक्रिया और जो परामर्श होता है वो बच्चों की योग्यता के अनुकूल ही दिया जाता है। और उसके बाद उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है, जैसे पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, क्या क्या
उस समस्या से रिलेटेड उसकी स्थिति निश्चित है कि स्थिति जो होती है वो ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है परामर्श प्रक्रिया के दौरान। और फिर उसके अंदर जो समस्या है उसमें किस प्रकार से हम उपलब्धि कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हैं उनके उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। और उसके बाद हम क्या देते हैं, परामर्श देते हैं, मतलब समस्या के समाधान हेतु बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं, उनकी शंकाओं को दूर करते हैं, जिससे बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके। क्योंकि हम एक सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, समस्या का समाधान बच्चे स्वयं निकालेंगे। और फिर हमारे द्वारा बच्चों को जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है उसके लिए हमें मूल्यांकन करना होता है। ये हमारा क्या था, व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया थी। अब आपका गृह कार्य है व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत परामर्श की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।